रिस्पेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोहब्बत से भी ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट जो है काउंट करती है। मोहब्बत है ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। मेरे ज़हन में एक रूमी की एक बात आई है कि उन्होंने कहा था कि मोहब्बत जो है ना 2 लोगों के दरमियान एक पुल की तरह होती है। तो पुल किस शक्ल का है, कैसा है, इट डज़न्ट मैटर। एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहेंगे, एक-दूसरे की हर लिहाज से एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो उसमें ये होगा कि कुछ अरसे के बाद आपको मोहब्बत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं सैयद अहमद, माइंड पावर ट्रेनर, सेल्स एक्सपर्ट, एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ। यकीनन दो किस्म के लोग आपने देखे हैं, सुने हैं और यकीनन आपके एक्सपीरियंस में हैं। एक जोड़ने वाले और दूसरा तोड़ने वाले। जोड़ने वाले के बारे में ये कहा गया कि दुनिया के इंतहाई अजीज, बेहतरीन इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग। और तोड़ने वालों के बारे में ये कहा गया है कि दुनिया के बदतरीन लोग हैं और बदतरीन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, शुमैला साहा, जिनका तारफ़ ये है कि वो एक रिलेशनशिप कोच हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाती हैं। और अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, यकीनन ये आपके लिए पॉडकास्ट इंतहाई अहम है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ऐसी टिप्स वो शेयर करने वाली हैं जिससे आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया है कि मैं रिलेशनशिप पे बात कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज जैसे कि हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप देखिए रिलेट करना, जोड़ना। जब रिलेशनशिप एक्चुअली जो हम बेसिकली फैमिली यूनिट को देखते हैं तो उसमें एक मर्द और एक औरत का आपस में किसी एक कानूनी तौर पर किसी रिश्ते में जुड़ जाने को कहते हैं। इसी से हमारे बेसिक जो है वो रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होता है, एक फैमिली यूनिट स्टार्ट होता है, फिर बच्चों से फिर आगे उसी रिलेशन से जो है ना बाकी फैमिली के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से रिलेशन ये तो हमारा होता है जो पर्सनल रिलेशन होता है। कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमारे मतलब कि ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो ब्लड रिलेशंस होते हैं जैसे कि खाला, मामू, बहन-भाई, और कुछ रिलेशंस होते हैं जो फ्रेंडशिप की बेस पे होते हैं। तो ये एक्चुअली ये इस डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होते हैं और फिर हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हमें इनके साथ कैसे जुड़ना है, इनके साथ कैसे आगे इनको लेके चलना है। तो रिलेशनशिप कोच का जो बेसिकली काम होता है कि वो ये देख सके कि अगर जैसे कि मैं मेरी जो नीश है मैं काम करती हूँ उस पे मैरिज लाइफ पे, मैरिटल लाइफ पे, हैप्पी मैरिटल लाइफ पे। तो उसमें ये है कि जो रिलेशनशिप हैं आपके हस्बैंड वाइफ के, इसमें प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिलेशन बनाया था मर्द और औरत का, वो सबसे पहले मियाँ-बीवी का था। अगर ये रिलेशन ठीक है, ये बेसिक जो रिलेशन है, बुनियाद है तब बाकी तमाम रिलेशन की, अगर ये ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, टैकल करना जानते हैं, तो आप यकीनन बाकी रिलेशंस को भी जो है वो बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादातर जो है वो कोचिंग सेशन जो है वो सर्विसेज़ उसकी प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन। और इसके अलावा ट्रेनिंग्स जो हैं वो जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो भी मेरी इस पे ही होती हैं कि जो रिलेशनशिप जो है उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जैसे इतने अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया और इसकी टाइप्स पर आपने बात की है। तो मुझे ये बताएँ कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं या इस पे बात करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सी चॉइस आ जाती हैं, बहुत सी प्लानिंग्स आ जाती हैं, बहुत से हमारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो मुझे बताएँ कि अगर एक पर्सन, एक इंसान रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है या प्लान कर रहा है, तो किसी भी पर्सन को अपने स्पाउस को चॉइस करने के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? देखिए, हर सोसाइटी के, हर कल्चर के और मज़हब के लिहाज से लोगों के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ अ मुस्लिम हम हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अहदीस से वो निकलता है, वो दीन की बुनियाद पे। कि सब यही अहदीस जो हैं वो बयान की जाती हैं कि दीन की बुनियाद पर आप सिलेक्शन करें। बाकी ये है कि बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि आप दौलत को भी देख सकते हैं, आप हसब-नसब को भी देख सकते हैं, आला ख़ानदान को देख सकते हैं, आप उसके करियर को भी देख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये इन चीज़ों अगर ये तमाम तीनों चीज़ें वो मौजूद हैं किसी में, ठीक है, तीनों खूबियाँ हैं, लेकिन अगर उसमें दीन नहीं है ना, तो वो रिलेशन जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। क्योंकि रिलेशन की जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करने के बाद अंडरस्टैंड किया इस हदीस को, तो रिलेशन की जो बेसिक है ना वो तकवा पे है।
अगर अल्लाह का एक्चुअली खौफ है, तो आप उस रिलेशन को लेके सही अंदाज में लेके चलेंगे, आप फेथफुल भी होंगे, आप सिंसियर भी होंगे। लेकिन अगर तकवा नहीं है तो फिर आप मतलब किसके डर से आप बचाएँगे ना? आप घर में तो आप शो ऑफ कर रहे होंगे कि भई मैं बहुत आपके साथ सिंसियर हूँ, मैं बहुत वफ़ादार हूँ। लेकिन जब आप बाहर जाएँगे तो आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ, आप आपको हर वक़्त तो नहीं ना कोई आपके पीछे नहीं हो सकता, हर वक़्त आपको कोई चेकआउट नहीं कर सकता, लेकिन कौन चेकआउट करेगा? अगर आपके ज़हन में है कि आपने अल्लाह को जवाब देना है, तो यकीनन जैसे कि आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि वाइफ़ जो है उनके अपनी कोई ना कोई मतलब कि कहीं सेटलमेंट होती है, हस्बैंड्स की कहीं और होती है, तो वो इतने क्लैशेज़ आते हैं किस वजह से हैं? हुँ, तकवा के ना होने की वजह से ही। तो तकवा का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा ये है कि आप दीन में ये भी चीज़ काउंट करें, जो हमारी सोसाइटी में अमूमन नहीं की जाती, वो ये है कि मतलब आप ये ज़रूर देखें कि वो मेंटल उसकी हेल्थ जो है वो कितनी। ज़बरदस्त, बहुत अहम पॉइंट। हाँ, क्योंकि हम दीन में ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ हमें नहीं देखनी। हुँ। जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके साथ आप जितना भी अच्छा चलना चाहें, आप नहीं चल पाएँगे। नहीं, मेंटल हेल्थ को कैसे आप एक्सप्लेन करती हैं? मैं मतलब वो मेंटली क्या वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहता हो या मेंटली ज़्यादा वो गुस्सा ना करता हो? तो मेंटल हेल्थ को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी? देखिए मेंटल हेल्थ को ये है कि कुछ लोगों के ना पास्ट एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं, क्योंकि किसी के साथ जुड़ते हुए, नया रिलेशन बनाते हुए वो खौफ में होते हैं, पास्ट के फ़ियर्स होते हैं, पास्ट के ट्रॉमास होते हैं। लास्ट में जो आपके अगर कहीं से आपकी अगर शादी टूट जाती है या आपके किसी के साथ एंगेजमेंट हुई थी वो ख़त्म हो गई या फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट में रिलेशन में जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप से फिर ये इंसान जो है ज़िंदगी में कहीं और चला जाएगा। तो जो ये खौफ होते हैं, तो फिर जब आप नेक्स्ट में आप स्टार्ट करने लगते हैं अपना रिलेशन, इनका जो है क्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्योर नहीं होंगे, तो देन आप दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम में जाएँगे, दोबारा से आप इसी खौफ में रहेंगे। अगर दूसरा पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत अच्छा चलने की कोशिश भी करेगा, तो आपको यही लगेगा कि भी पता नहीं अभी चला जाएगा, कहीं छोड़ के मुझे चला ना जाए, या पता नहीं ये मेरे साथ सिंसियर है भी या नहीं। तो ये खौफ जो है भी आपको आगे मतलब आपके रिलेशन को ग्रो होने से रोकेंगे। तो ये फिर ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनको क्योर करने की पहले ज़रूरत है, बाद में आप शादी के उसमें जाएँ। अच्छा जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप में हमने बात की कि आपने स्पाउस को सिलेक्शन करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये देखने हैं। आपने बताया कि एक तकवा है, दूसरा आपने बताया कि उसकी मेंटल हेल्थ को देखें। मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग मार्केट में उन्होंने हज़ारों चेहरे बनाए हैं। दिखने में वो बड़े नेक परहेज़गार हैं, दिखने में बड़े अच्छे हैं, बड़े पोलाइट हैं, लेकिन जब हमारी सिलेक्शन हो जाती है और एक लाइफ़ का टाइम गुज़रना शुरू होता है, तो हमें चीज़ें हाइलाइट होती हैं, ये तो कुछ और निकल आए। ये दिखते कुछ और थे लेकिन रियलिटी में कुछ और है। तो अगर एक पर्सन चूज़ करना चाहता है और सिलेक्शन करना चाहता है, लेकिन वो पर्दे की वजह से वो उस लेवल पे नहीं आइडेंटिफ़ाई कर रहा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये देखिए हमारे यहाँ पर्दे को ना बड़ा वो एक्सप्लेन कुछ और तरह से किया जाता है। इस्लाम में पर्दा है, लेकिन जब आप किसी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो इस्लाम में तो ये भी तो अलाउ है ना कि आप उसको बाय फेस भी देख सकते हैं। ठीक है, आप उसके साथ पेरेंट्स की मौजूदगी में बार-बार मीटिंग्स रख सकते हैं। तो आप कभी भी किसी को भी सिलेक्ट करने जाएँ अपने लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, तो आप कभी भी ये नहीं है कि आपने 1 माह में फ़ौरन फैसला नहीं फौरन लेना। फैसला नहीं ज़बरदस्त, करना। बिल्कुल ठीक है, आप एटलीस्ट 6 मंथ्स लें। ठीक। क्योंकि ना हर इंसान जो है ना वो अपना असल जो है वो एक तक वो ज़्यादा देर नहीं छुपा सकता, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में जो हमारे पैटर्न्स बने होते हैं ना, वो हैबिट्स जो हैं, वो कहीं न कहीं सामने से लाके हो जाती है। ठीक है, सीआईए वाले के जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं वो भी इसी वजह से, वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं, कोई मिस्टेक कर जाते हैं कि जिससे जो है उनका असल जो है असल चेहरा जो है वो खुल जाता है। ये इंसान की नेचर गलत है, अनकॉन्शियस पैटर्न्स इतने ज़बरदस्त बनाए हैं कि आप अपना आप जितना मर्ज़ी भी लोगों से छुपा लेना, कहीं न कहीं आपने ओपन हो जाना है। लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा-सा स्किल्ड होने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने बड़ों से ज़रूर हेल्प लें, उनके तजुर्बात जो होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। फिर ये कि हमें खुद भी बॉडी लैंग्वेज की स्किल का पता हो। यानी कि हमें लर्निंग हो गई, ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये इसके बारे में हमने सीखा हो कि ये क्या कह रही है। हाँ जी, फलाँ पर्सन जो है ये इस तरह से बैठ रहा है, इस तरह बात कर रहा है, इसका ये मतलब होगा इससे। इससे ये चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आती हैं, या उन्होंने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, उन्होंने ये बात की है, तो अब इस बात का ये मतलब। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिलेक्शन हो गई है, जी। हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए हैं, तो क्या होता है कि दोनों साइड से ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है एक-दूसरे के बारे में। जी, जी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनाई होती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं चीज़ें होती। तो वहाँ जाके क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तो ये देखें कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आती कहाँ से हैं? हाँ, वो कहाँ से आती हैं? सोशल मीडिया से।
ठीक है? जब हम फ़िल्म्स देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं, वो एकदम से आपको इतना ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं, आपका डोपामाइन जो है वो रश इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आपको फ़ौरी तौर पे लगता है कि आप पता नहीं कौन-सी एक बड़ी खूबसूरत सी दुनिया में चले गए हैं जहाँ पे देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बहुत खुशी का एहसास होता है। यू नो कि हनीमून पीरियड जो होता है उसमें लोग इतना हैप्पी फ़ील करते हैं कि जैसे ही उसमें से निकलते हैं, वैसे ही उन्हें लगता है ये तो बंदा ही वो ही नहीं है जिसे हमने सेलेक्ट किया था। ये तो वो है ही नहीं है जो शुरू में था। तो ये फिर हमारे लिए बड़ा एक एक शॉक्ड होता है हुँ। ना स्पाउस के लिए कि भई ये तो वो है ही नहीं है जिसे हमने सेलेक्ट किया था और हमें इतनी खुशी होती थी इससे बात करके, इसके पास टाइम स्पेंड करके अब ये क्या हुआ है? तो होता ये है कि इंसान जो है ना हमेशा कभी भी साइकोलॉजी है इंसान की कि वो हमेशा एक ही उसमें स्टेट में नहीं रह सकता। ना हर वक़्त खुश रह सकते हैं आप, ना हर वक़्त आप दुखी रह सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की बात करें। तो उस स्टेट से आपने निकलना ही है, जो हनीमून पीरियड है ना उस स्टेट से आपने निकलना ही निकलना है। बट ये कि इसके लिए आपने सीखा हो, पहले से आपकी लर्निंग हुई हो, आपकी प्रैक्टिस हुई हो कि भई अब ये स्टेट जो है ना ये हो सकता है 6 मंथ्स रहे, हो सकता है कई लोगों की 6 मंथ्स रहती है, कई लोगों की 1 साल रहती है, कई लोगों की 2 साल रहती है, हाँ 2-3 साल। उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ ही जाते हैं क्योंकि जब बच्चे होते हैं फिर आप रियलिटी में चीज़ों को देखते हैं कि हमने घर का बजट कैसे चलाना है, हमने चीज़ें कैसे पूरी करनी है, हमने ज़िंदगी में आगे कैसे ग्रो करना है। तो जब इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो आपकी ये जो इमोशंस होते हैं प्रैक्टिकली जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कम होने लग जाते हैं। तो जब हम इसका मतलब है कि जब हम किसी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो हम फौरी तौर पे उसकी नेचर है इंसान की नॉर्मल सी बात है कि जब आपने रिलेशन बनाना है तो आपको एक अट्रैक्शन तो फ़ील होनी ही होनी है। यानी कि आप इसे डिनाई नहीं कर सकते लेकिन ये कि अपने माइंड को भी इस बारे में तैयार रखें, पहले ही प्रिपेयर कर हाँ, लें। प्रिपेयर करें कि ये अट्रैक्शन जो है अभी जो मुझे जितनी इंटेंसिटी के साथ फ़ील हो रही है ना, ये कम हो जाएगी आगे हुँ। जाके। तो इट डज़न्ट मीन कि मैं ठीक नहीं हूँ या दूसरा पर्सन मेरे साथ सिंसियर नहीं है या वो मेरे साथ चलना नहीं चाह रहा है। ये चीज़ को ज़हन से निकाल के फिर आप रिलेशनशिप को लेके चलें। क्योंकि जब आप एक जज़्बात के घोड़े पे सवार होते हैं, दगड़दगी जा रहे होते हैं, तो उससे आपको लगता है कि अभी बस अब तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाना है और हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी। मैं अपनी फैमिली को ये प्रोवाइड करूँगा या मैं अपने हस्बैंड के लिए ये कुछ करूँगी उसकी खुशी के लिए, ठीक है, ये सब कुछ प्लान करना क्योंकि आपकी बॉन्डिंग तब तक हो ही नहीं सकती जब तक आप अट्रैक्शन फ़ील नहीं करते। ये ज़रूरी है लेकिन उसकी जो है ना वो ये है कि उसमें कमी आनी ही आनी है। ये ज़हन में आपने ज़रूर रखना है। इस कमी के आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका हस्बैंड आपके साथ सिंसियर नहीं है या आप खुद फेथफुल नहीं है उसके साथ या देयर इज़ समथिंग ग्रेट प्रॉब्लम इन योर मैरिज, ऐसा नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जब ये दिखाया जाता है कि एक पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, स्टाइलिश है। अच्छा उसको देख के फ़ौरन अच्छा लगता है, सबको लगता है, नेचुरल है, ठीक है? तो अच्छा लगा आपको, आपने चाहा कि चलें जी बातचीत शुरू करते हैं, बातचीत लोग शुरू करते हैं, फिर लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त साथ गुज़ारें, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जब फिर ये होता है कि पेरेंट्स के थ्रू जो है वो शादी के रिलेशन में आ जाते हैं तो देन क्या होता है कि स्टोरी के आखिर में होता है कि अब वो दोनों जो है हँसी-खुशी रहने लग गए, ठीक है? स्टोरी खत्म। बट खत्म नहीं होती है, असल में स्टोरी यहाँ से शुरू होती शुरू होती है कि भई अब आगे कैसे जाना है, इसको एवरलास्टिंग कैसे बनाना है। हुँ, तो ये चीज़। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने इमोशंस की बात की, एक हेल्थी रिलेशनशिप में इमोशंस पर कंट्रोल होना कितना ज़रूरी है? एक हेल्दी रिलेशनशिप में इमोशंस पे ज़ाहिर है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये तो ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है। बहुत ज़रूरी है और इमोशंस जो हैं मतलब कि आप इसके लिए भी आपको एक बाकायदा जो है ना इसकी हर चीज़ की एक पूरा शादी एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है यानी कि आपकी हर चीज़ की लर्निंग होनी चाहिए आपकी एंगर मैनेजमेंट का आपको पता हो कि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। अच्छा अब ये शादी हुई है तो अब ये हार्मोनल चेंजेस आई हैं अब बच्चे हुए हैं तो मेरे अंदर ये फीलिंग आई। आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग जो है ना वो ये सोच रहे होते हैं कि बस पता नहीं शादी हो गई है तो खुद के ऊपर फ़ोकस करना या अपने बारे में जानना या अपने बारे में इज़हार करना कि मुझे इस वक़्त क्या फ़ील हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको दूसरे पर्सन को आप शेयर करेंगे ना कि भई मेरी ये फीलिंग्स है, इस वक़्त मेरे ये इमोशंस हैं तो देन वो आपको अंडरस्टैंड करेगा ना, तो तभी तो रिश्ता आगे चलेगा ना जब आप अपनी फीलिंग्स को खुद भी नहीं समझेंगे, दूसरों को भी नहीं बताएँगे। और दूसरा ये कि जहाँ तक आपने इसके इमोशंस के कंट्रोल करने की बात की है तो उसमें ये है कि हर दफ़ा में आपको कंट्रोल करना भी ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आपको जो चीज़ बुरी लग रही है वो वाक़ई बुरी हो। हुँ, आप पे गुस्सा आना ज़रूरी हो। क्योंकि अगर हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से का इज़हार मतलब उनके चेहरा जो है वो सुर्ख़ हो जाता था। उन्हें कोई बात बुरी लगती थी तो इट मीन कि गुस्सा आना नेचुरल चीज़ है।
लेकिन आपने उसका इज़हार कैसे करना है, ये स्किल आपको एग्ज़ैक्ट सीखने की ज़रूरत है कि कब करना है। दूसरे पर्सन का मतलब इतना स्टैमिना भी है कि नहीं कि वो मेरी बात सुन भी पाएगा नहीं कि या नहीं अभी इस वक़्त, ठीक है? हो सकता है कि उसे कुछ देर के बाद सुनना हो। तो इन सारी चीज़ों पे आपको खुद पे वर्कआउट करके खुद को ग्रूम करना होता है, ग्रो करना होता है, प्रिपेयर करना होता है कि भई अब इमोशंस जो हैं वो अगर बच्चों बच्चों को कुछ बताना है तो वो कैसे बताना है, हस्बैंड को कुछ बताना है तो वो कैसे बताएँ। तो इसके बाद लर्निंग जो है ना ये तो बहुत लंबी एक ट्रेनिंग है कि ज़रूरी है। अच्छा, हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में जो स्पाउस है, आपस में बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं। अगर करते भी हैं तो जस्ट वो नीड की हद तक करते हैं। कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होती जिसमें आपस में प्रॉब्लम पे बात कर रहे हुँ। हो, सॉल्यूशन पे बात कर रहे हो। आपस में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको उनको सॉर्ट आउट कर रहे हो, ऐसे नहीं देखा गया या बहुत कम एक्सपीरियंस में है। तो मुझे ये बताइए कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? और अगर अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती स्पाउस के दरमियान तो उसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? हाँ, कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना रिलेशनशिप जो है जिसमें जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती है। ठीक है, दूसरा पर्सन जो है जिसे हम कोई चीज़ अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास इतना वक्त नहीं होता शादी के बाद। शादी से पहले तो लोग बहुत गौर से सुन रहे होते हैं ना, आपका बाकायदा एक आई कांटेक्ट होता है, आप बाकायदा जो है फेशियल एक्सप्रेशन दूसरे के देख रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे। लेकिन शादी के बाद लोग इतना बिज़ी हो जाते हैं नेचुरली और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि वो एक-दूसरे को प्रॉपर्ली बैठ के बात करना और सुनना जो है वो इसको तर्क कर देते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि चलते-चलते हस्बैंड ने वाइफ़ को कह दिया तुम ये ना मेरे कपड़े प्रेस कर देना, तुम मेरा ये काम कर देना, ठीक है। अब ये चलते-चलते इसी तरह वाइफ़ ने कह दिया अपने बच्चों के पैम्पर लेते आइएगा और ये वो चलते-चलते जो बात होती है ना वो कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन ये होती है कि आपका एक तो आई कॉन्टैक्ट हो दूसरे पर्सन के साथ, दूसरा ये कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझ रहे हो। तीसरा ये कि आप जो बात बताएँ, दूसरा पर्सन उसी कंटेंट और उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको अंडरस्टैंड करे जिस कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में आप उसे कहना चाह रहे हैं। ये कम्युनिकेशन होती है कि वो इस तरह से है ना कि जैसे किसी ने फुटबॉल के 2 खिलाड़ी हैं, उन्होंने बॉल जो है वो फेंकी, एक खिलाड़ी ने दूसरी की तरफ बॉल फेंकी और दूसरे ने पहले वाले ने कोशिश करनी कि वो उस एंगल से फेंके कि दूसरा आसानी से उसे कैच कर ले। लेकिन अगर उसने गेंद ही इस अंदाज़ से नहीं फेंकी, इस एंगल पे नहीं फेंकी कि दूसरे पर्सन के लिए कैच करना आसान ही नहीं है, वो उसके कैच छूट जाता है। इसका मतलब है उसे बात आपकी समझ में नहीं आएगी और दूसरा पर्सन भी जो है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो गेंद जो पहला पर्सन फेंक रहा है, खिलाड़ी फेंक रहा है, तो वो उसको कैच कैसे करना है, इधर से करना है, उधर से करना है, कैसे करना है। यानी कि दोनों का स्किल्ड होना है कि ये अंडरस्टैंड करना है कि दूसरा पर्सन एक्चुअली क्या बात कह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में एक जो है एतमाद जी। कितना ज़रूरी है? और आपस में स्पाउस मियाँ-बीवी ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हैं? जी, जी। ट्रस्ट बिल्डिंग देखें ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी रिलेशन हैं वो उनकी बेस ही ट्रस्ट होती है। अगर आप मतलब कि प्रोफ़ेशनल लेवल पे भी जाएँ तो कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो आप आपसे आके आपकी जो आपने अपनी सेलिंग के लिए अनाउंस किया होता है, मार्केटिंग के लिए कि मेरी ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो वो ट्रस्ट की बेस पे खरीदते हैं ना किसी कंपनी से कि भई ये चीज़ इनसे ली तो ये बहुत सही रहेगी, ज़बरदस्त रहेगी। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट ही है जो इसको ग्रो करता है, आगे लेके चलता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ लोग और ये ओसीडी होता है रिलेशनशिप ओसीडी उसमें थोड़ा-से इस तरफ मतलब कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वज़ह से वो इस वो शकी मिज़ाज होते हैं, हर बात पे शक मिजाज करते हैं, बिल्कुल, ऐसे ही पाबंदियाँ लगाते हैं। पाबंदियाँ लगाते हैं, मोबाइल फ़ोन बार-बार चेक करते हैं, हाँ जी, आप कहाँ जा तो रही यहाँ हैं? कब कैसे जा रही ट्रस्ट बिल्ड करें? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक तो ये कि थेरेपिस्ट जो है उसको आपको हायर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो एक बाकायदा एक बीमारी है ना। लेकिन ये है कि अगर एक नॉर्मल अगर कोई बीमारी समझता ही ना हो, हाँ, अगर कोई ना समझता हो तो फिर ज़ाहिर है कि फिर उसको आप अपना राइट समझता हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे हुँ, होता है कि लोग अपना राइट समझते हैं, ऐसे लोगों को समझाना ज़रा टैकल करना मुश्किल होता है। हुँ, पहले वही बात है कि उनका उनका जो है जिन लोगों के साथ आपकी रेपो बिल्डिंग होती है ना, रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे है, कोई शख्स आपको इतना पसंद करता है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करता है, अगर आप कोई सही बात भी कह रही हैं, जिस भी अंदाज़ में कह रहे हैं, तो वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पर्सन की बात जो है या ऐसे लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उनके थ्रू उनका जो है उनको इस तरह की डायरेक्शन में लेके जाया जाए कि आपको एक थेरेपिस्ट जो है, उसके पास जाने की ज़रूरत है। अगर हम इस तरह कहेंगे ना तो वो शायद वो थोड़ा-सा वो हो जाए कि भई मैं कोई बीमार हूँ ये जो मैं मतलब कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊँ या मैं किसी कोच के पास जाऊँ या किसी किसी के पास भी अपने इलाज के लिए जाऊँ तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये कि आप अगर फ्रेंडली इस कहें कि देखें मुझे लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें
मुझे मतलब कि ये नहीं कि आपको या मुझे, हमें ज़रूरत है कि हम किसी ना साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं, हम किसी रिलेशनशिप कोच को कंसल्ट कर लेते हैं, किसी थेरेपिस्ट को हायर कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है ना अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में एक बहुत ही रोमांटिक वे में जो है हम गुजार सकें। तो ये चीज़ जो है उसको ज़रूर प्रिपेयर करेगी कि जी मुझे नहीं, खाली यानी कि इसका मतलब मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि मुझे भी जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो एक बीमार इंसान है वो समझ रहा होता है सारी दुनिया बीमार है, बस मैं ठीक हूँ। तो जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों कहेंगे कि हमने जाना है, उनमें से एक पर्सन ये कहेगा हमने जाना है, तो इसका मतलब है उसको ये ट्रस्ट उसका डेवलप होगा कि भई इधर भी वो ये पर्सन समझ रहा है कि भई मेरे साथ भी कोई मसला है, तो चले जाके देख लेते हैं। इस तरह से इसके और भी बहुत से डिफरेंट वेज़ हैं, तो उनको जो है मज़ीद इंशाअल्लाह ताला फिर किसी सेशन में इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अगर स्पाउस के दरमियान मिसट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू पास्ट उसके एक्सपीरियंस या बहुत सी ऐसी वजूहात होती है, जी, कोई ऐसी गलती कर बैठता है। इंसान है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वो मेल की तरफ से, चाहे फीमेल की तरफ से। तो दोबारा उस ट्रस्ट को बिल्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी टिप्स आप बताएँगी जिससे वो दोबारा उस ट्रस्ट को बिल्ड कर सके, जो किसी भी रीज़न की वजह से टूट गया है? जी, जी। ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड करने के लिए वही बात है कि आप जब भी एक तो कम्युनिकेट करें ना, तो आपका ने पहले से एक अपनी रेपो बिल्डिंग आपके रिलेशन में होनी चाहिए। कि दूसरा पर्सन जो है वो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी पे हो, आपको समझ सके, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके और आपके साथ ट्रस्ट में हो कि भई ये पर्सन जो बात कह रहा है, तो यकीनन इसके पीछे जो है ना कोई रीज़न होगी, या अभी ये इसका मेरे साथ कोई मिसबिहेव है या कोई गलत रवैया है जो कि मुझे पसंद नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो यकीनन इस वक़्त इसके साथ शायद कोई प्रॉब्लम है। तो इस वज़ह से जो है ये पर्सन जो है मतलब कि मेरी बात को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए रेपो बिल्डिंग, और दूसरा ये कि जब आप बात करें, जब आप रेड ज़ोन में हो, जब अब इंसान गुस्से में होता है या उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो तब आप बिल्कुल भी स्पाउस के साथ बहस बात से या आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल ना जाएँ। क्योंकि अगर आप उस वक़्त बहस करेंगे तो ना आपको उनकी बात समझ में आएगी, ना उनको आपकी बात समझ में आएगी। तो होगा ये कि वो बात जो है वो बढ़ते-बढ़ते जो है ना क्लैशेज़ जो हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उस चीज़ को अभी डिले करें, अपने स्पाउस को, कई लोग जो हैं वो कमरे से बाहर चले जाते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, दैट्स गुड। बट ये है कि जाने से पहले एक काम ज़रूर करें कि उस पर्सन को ये ज़रूर बताएँ कि भई मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं आपकी बात को जो है डीपली अंडरस्टैंड कर सकूँ, इसका कोई सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। तो लिहाज़ा आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें कि मैं इस पे, आपकी बात इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मैंने इसको गौर से सुना है, तो आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें कि मैं इसको मज़ीद डीपली जो है ना देख सकूँ। कि और इस पे आपके साथ डिस्कशन के लिए हम टाइम रख लेते हैं मज़ीद, जिसमें हम इत्मीनान के साथ इस पे बात कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इसका कोई न कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं, इस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि अगर आपने अभी फ़ौरन रिस्पॉन्स किया तो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, गुस्से में होगा, तो पता नहीं आप गुस्से में इंसान कुछ भी जो है वो बोल जाता है। इसलिए पॉज़ लें और वो बता के ज़रूर जाएँ आप। रूम आपने अगर छोड़ना है, उस पर्सन को आपने छोड़ना है, तो बताए बगैर नहीं छोड़ना। अगर आपने बताए बगैर छोड़ा कि ये रीज़न है और ये रीज़न नहीं है, तो फिर ये जो है ना, अगर आप बताए बगैर छोड़ेंगे तो फिर ये कि दूसरा पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कि भई इसने मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं बिल्कुल दी। इग्नोर किया जी, मुझे। ये जुमला ज़रूर कहें कि आपकी बात मेरे लिए बहुत अहम है। ज़बरदस्त। अच्छा, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ कितनी ज़रूरी है? क्या सेट करना ज़रूरी है बाउंड्रीज़? जी, जी, हाँ, रिलेशनशिप में देखिए बाउंड्रीज़ सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ये कंसेप्ट नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो ये कंसेप्ट है कि उन्होंने बाउंड्रीज़ सेट की होती हैं। अच्छा, हमारे घर के की ये टाइमिंग्स हैं, इस टाइमिंग्स में, इन डेज़ में हमारे घर में मेहमान आएँगे, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन-सी हमारी टाइमिंग्स जो हैं वो स्टडी के लिए हैं, कौन-सी टाइमिंग्स जो है हमारी जॉब की टाइमिंग्स हैं, और इसके अलावा क्या ये और पॉसिबल बहुत है? सारी क्या ये पॉसिबल है? हमारी सोसाइटी में इट्स टू टफ। बट ये कि जब आप शुरू-शुरू में लोगों को बताएँगे ना, तो लोग आपको कहेंगे कि इनको पता नहीं क्या हो गया है, कि ये मतलब कि मेंटली हेल्दी भी हैं या नहीं, कि हम हमें जो है शायद ये कि अच्छा नहीं समझते, या हमारी जो है कोई इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कि वो बाउंड्री सेटिंग को आपकी चैलेंज भी करेंगे, ठीक है? आपकी हो सकता है बाउंड्रीज़ का मज़ाक भी उड़ाएँ। हुँ। बट ये कि बाउंड्री सेटिंग आप इसलिए करेंगे अपने लिए। अपने लिए भी, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। उसमें क्योंकि जब आप बाउंड्री सेटिंग नहीं करते, तो अक्सर ख़वातीन जो है ना, जब ये शिकायत करती हैं कोचिंग सेशन के दौरान कि हमारी अपनी तो ज़िंदगी कहाँ है? हमने बच्चों को भी टाइम दे दिया, हमने अपने हस्बैंड को भी टाइम दे दिया, हमने बाकी रिलेशंस को भी टाइम दे दिया, तो एज़ इंडिविजुअल हम कहाँ खड़े हैं? तो वो ट्रॉमास में भी चली जाती हैं, डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो उसकी यही रीज़न होती है कि बाउंड्रीज़ सेटिंग नहीं की होती। क्योंकि आप कि जब तक अपना आप
जब आप दूसरों को मोहब्बत दे रहे होते हैं तो आप जब तक सेल्फ लव में नहीं होते, आपको अपने आप अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं होती, आपकी अपनी ग्रूमिंग नहीं हो रही होती, एज़ इंडिविजुअल आपको नहीं पता होता है कि भई अब मैंने खुद को भी ग्रो करना है, मैंने मेरी अपनी भी एक शख्सियत है, मैंने हर जगह कुर्बान नहीं होना है, उसकी भी कोई लिमिट्स हैं। तो फिर क्या होता है जब अपना आप इग्नोर करते जाते हैं तो एक दिन क्या होता है वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर वो एकदम से ख़वातीन फटती हैं तो उधर के लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस थी, अब क्या हो गया इसको एकदम से क्या हो गया? तो अचानक नहीं होता। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपना आप जो है वो बाउंड्रीज़ जो है वो डिफ़ाइन नहीं करती हैं और फिर ये होता है इवन कि कई लोग मेंटल सिकनेस में डीपली भी चले जाते हैं। फिर उसमें से निकलना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाउंड्रीज़ को सेट करें, लोगों को बताएँ कि भई हमारी ये वैल्यूज़ हैं, हमारी फैमिली की ये वैल्यूज़ हैं, हमारे ये मिशन विज़न है, काम करना है, तो लिहाज़ा हम सारा टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे घर की ये टाइमिंग है, हमारे बेडरूम में कौन आएगा, हमारे ड्राइंग रूम तक कौन आएगा, ये सारी बाउंड्रीज़ क की सेटिंग आपको मेंटली जो है वो हेल्दी रखती है, ना सिर्फ़ आपको हेल्दी रखती है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जो है ये नुकसानदेह इफ़ेक्ट हो करती जाती है। है। बहुत क्योंकि दूसरे लोग भी ओ आपको देख के उन चीज़ों को सेट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप को, मेरे ख़्याल में अगर ये आइडियल हो जाए, तो हमारे 90% प्रॉब्लम हल हो जाएँ। जी, जी। हमारी ज़िंदगियों में जो अभी परेशानियाँ हैं, दुःख हैं, झगड़े हैं, तो ये हल हो सकते हैं, अगर हम इस तरह से अपनी बाउंड्री सेट कर लें। अच्छा, क्या रिलेशनशिप में लड़ाई-झगड़ा ज़रूरी है? लड़ाई झगड़ा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ये नहीं आप कह सकते कि लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। सही। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बात लड़ के ही कही जाए, लड़ झगड़ के ही अपनी बात मनवाई जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब अनरियलिस्टिक है कि आपकी कभी किसी बात पे तज़ाद ही ना हो या आपका कभी किसी बात पे इख्तलाफ या इख्तलाफ ना हो। ये होगा, ज़रूर होगा क्योंकि इंडिविजुअल्स होते हैं, बहन-भाई भी जो होते हैं, हालाँकि एक ही पेरेंट्स की औलाद होते हैं, उनमें भी इख्तलाफ होता है, उनकी पर्सनैलिटी भी मुख्तलिफ होती है, उनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो देन ब्लड रिलेशन नहीं है हस्बैंड-वाइफ का, तो देन मतलब तब तो इख्तलाफ होगा ही होगा। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, ठीक है? उनका कल्चर डिफरेंट होगा। हो सकता है सेम भी हो तब भी होगा। तो हमें सिर्फ़ देखना ये है कि हमें उस इख्तिलाफ़ का इज़हार जो है वो कैसे करना है, अपनी राय का इज़हार किस तरह से करना है, पॉज़िटिव वे में किस तरह अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी है और हमने एक कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं रखना है। क्योंकि लड़ाई-झगड़े की एक बेसिक रीज़न ये होती है हम एक-दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ ये कल्चर में बहुत ज़्यादा है। ये सिक्योरिटी अपनी साइड। अथॉरिटी समझते हैं, मेल्स भी समझते हैं, लेकिन पहले सिर्फ़ मेल्स ही समझते थे, अब अक्सर मैंने देखा है जो वो ख़वातीन हैं वो भी कंट्रोलिंग बिहेवियर में होती हैं। उन्हें हम ये समझते हैं कि शायद किसी को कंट्रोल करके बहुत बड़ा मार्का हमने मार लिया और कुछ पीछे से बैक बैक से भी हमें वो पुशअप हो रहा होता है कि भई हाथ से नहीं जाने देना और कंट्रोल में रखना है और किसी मतलब कि ये अगर बहन-भाइयों से भी हस्बैंड बात कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई मसला है, अगर इसी तरह वाइफ़्स किसी अपनी फ्रेंड से बात करनी है, प्रोफ़ेशनल लेवल पे किसी से बात करनी है तो देन कोई ना कोई इश्यू होता है। तो वो कंट्रोल करना ये कि ये पर्सन बस मेरे लिए ही है, इसकी शायद कोई अपनी ज़ात नहीं है, इसकी अपनी कोई शिनाख्त नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको कंट्रोल करने को एक तरफ रखें, एक फ्रेंडली वे में एक-दूसरे के साथ चलें और दोनों जब एक-दूसरे को साथ लेके चलेंगे, एक-दूसरे की ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे, तो तब आप एक-दूसरे से जितना मर्ज़ी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आप इसको एन्जॉय करेंगे, ठीक है? और जब आप एन्जॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी है। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते जो हैं कि मोहब्बत का इज़हार करते हैं, आई लव यू कहते हैं, इस तरह के जुमले कहते हैं। लेकिन हकीकत में वो अटैचमेंट होती है, फीलिंग्स होती हैं जिसको वो एक्सप्रेस करते हैं। तो आपकी नज़र में स्पाउस के दरमियान या रिलेशनशिप में अटैचमेंट और लव में क्या फ़र्क है? और कैसे हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ अटैच है या ये पर्सन मेरे साथ इन लव है? जी। उसमें यही है कि देखिए अभी मैंने जो बात की ना कंट्रोलिंग बिहेवियर की, ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना ये आपको इसको एक तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे हनीमून पीरियड में। उस वक़्त तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि इतनी केयर हो रही है, इतना एक-दूसरे का ख़्याल किया जा रहा है, इतना एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। तो आप स्टार्ट में बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये लव है या लव सिकनेस है या है मोहब्बत है भी या नहीं। तो फिर ये देखने के लिए आप थोड़ा-सा टाइम जो है उसको आगे स्पेंड होगा जैसे-जैसे टाइम तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या है। क्योंकि कंट्रोलिंग बिहेवियर में भी यही होता है कि हम हर वक़्त दूसरे के लिए जो है खुद को भी मतलब कि अवेलेबल करते हैं और दूसरा पर्सन भी हर वक़्त ये चाहता है कि भई ये हर हर वक़्त हर टाइम जो है वो बस मेरे लिए ही हो। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल कि आप अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दें, इतना ज़्यादा कंट्रोल कि आप अपने पेरेंट्स को मिलना छोड़ दें, आपने अपने रिश्तेदारों को से ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। और आप अपनी अपनी बाकी एक्टिविटीज़ जो आपके लिए क्रिएटिविटी
थी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव थी, उन सबको आप एक तरफ फेंक दें और एक पर्सन के लिए आप खुद को मुख्तस कर दें, तो ये लव नहीं है, ये लव सिकनेस है। ठीक, यानी कि आप की अपनी जो इंडिविजुअल अल्लाह ने आपको पहले एक इंफरादियत के तौर पे, जो एक इंफरादी शख्सियत के तौर पे आपको पैदा किया और आपसे एक बहुत बड़ा कोई काम लेना है, तो अगर दूसरे पर्सन ने आपको बिल्कुल ही अपने लिए वो कर लिया है, तो इसका मतलब है वो मेंटली सिक है। यानी मोहब्बत का मतलब आज़ादी, आज़ादी, आज़ाद करना। बिल्कुल आज़ादी, और इसको सही डायरेक्शन में होना भी, आज़ादी का सही डायरेक्शन में होना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर उसकी भी एक सही बाउंड्रीज़ हों, तो देन उसमें आप ग्रो करें, ग्रूम करें, फलें-फूलें, यानी कि ऐसी मोहब्बत का मतलब होता है कि ऐसी स्पेस जो आपको फलने-फूलने के लिए एक वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ये मोहब्बत होती है। यानी कि आपका स्पाउस जो है उसके साथ आप अगर टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो देन आप अपने साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को जो वक़्त दे रहे हैं, आप उसमें खुद को ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी अपनी मिसाल के तौर पे आप अगर जैसे मुझे ट्रेनिंग सेशन का शौक है, ठीक है? मैं अपना काम भी साथ-साथ कर रही हूँ, मैं लोगों को मतलब कि ये अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे लोगों का भला हो रहा है, सोसाइटी का भला हो रहा है। तो देन आप इनफ़रादी तौर पे खाली जिएँगे सिर्फ़ एक पर्सन के लिए, तो आप खुद भी मेंटली सिक हो जाएँगे, और ये लव सिकनेस इसी को ही कहते हैं। इसलिए आज़ादी का होना, अपनी इनफ़रादी शख्सियत की आज़ादी का होना, वो बहुत ज़रूरी है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हर चीज़ से आज़ाद, वो भी नहीं, उसकी भी एक कुछ बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन आपका ग्रो करना, आपका ग्रूम करना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। अच्छा, सवालात तो मेरे ख़्याल में अगर हम कंटिन्यू लगे रहे तो ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है। जिस तरह एन्जॉय मैं कर रहा हूँ आपके जवाबात से और आपकी ज़बरदस्त इनसाइट से। थैंक तो मुझे ये बताएँ कि एक रिलेशनशिप में हमने देखा है कि जो रिलेशनशिप में होते हैं वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब शौहर अपनी वाइफ़ को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अच्छी ड्रेसिंग, खाना, जो उसकी ज़िंदगी, लेकिन सिवाय रिस्पेक्ट के। तो एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप को बहाल रखने में, हेल्दी रखने में, कामयाब रखने में, पुरसकून रखने में कितना अहम रोल है? रिस्पेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोहब्बत से भी ज़्यादा जो है ना, रिस्पेक्ट जो है काउंट करती है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको यही कहे भी मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, और हाँ, दूसरे ही लम्हे एक थप्पड़ भी लग जाए साथ में, ठीक है? और ये थोड़ी-सी इंसल्ट भी हो जाए, 2-4 आपको सुना भी दे, साथ में मोहब्बत का भी इज़हार करता रहे, प्लस देन मतलब आप नहीं एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए। आप कहेंगे ये क्या मोहब्बत है? मतलब ये कि रिस्पेक्ट थोड़ी देर बाद आपको पिज़्ज़ा खिला दे, थोड़ी देर बाद आपको खाने पे ले जाए, बिल्कुल ऐसी ही। साथ और आपको इस टॉर्च कर दे। बिल्कुल साथ आपको मेंटली टॉर्चर करे, तो आपको समझ में आएगी, आपके आपको अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको फ़ौरन समझ में आता है कि रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने रिस्पेक्ट के साथ ही इंसान को खलीफा बनाया ना अपना, तो वो रिस्पेक्ट तो अल्लाह ने दी थी। तो इसलिए इंसान को फ़ौरन अनकॉन्शियस में ही पता चल जाता है कि भई ये रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? तो ये मोहब्बत है ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। तो रिस्पेक्ट अगर आप करेंगे ना, तो आपको मोहब्बत नहीं भी होगी ना, हो सकता है आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज ना हो, आके अपने पेरेंट्स की उसके ठीक है, अरेंज मैरिज हो, उनकी मर्ज़ी से हो, पेरेंट्स की मर्ज़ी से। तो उसमें ये होगा कि अगर आप रिस्पेक्ट करते रहेंगे ना, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहेंगे, एक-दूसरे की मतलब के डिज़ायर्स की, एक-दूसरे की नीड्स की, एक-दूसरे की हर लिहाज से एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो उसमें ये होगा कि कुछ अरसे के बाद आपको मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर आप लव मैरिज करते हैं, मैं ल लव मैरिज के उससे ये नहीं कह रही कि हर एक की जो है वो बुरा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन अगर लव मैरिज करते हैं, लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं देखते बाद में प्रैक्टिकली, तो वो लव मैरिज जो है वो फिर इसी वजह से जो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है। ज़बरदस्त। हुँ, शुमेला, बहुत ज़बरदस्त आपने ये रिलेशनशिप पे बात की। यकीनन हमारे व्यूअर्स को बहुत थैंक कुछ मिला होगा। तो लास्टली आप अपने व्यूअर्स के लिए जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं या जो अभी-अभी न्यू-न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, जी। उनके लिए कुछ ऐसी 3 टिप्स शेयर करना चाहें? वैसे तो आपने सब कुछ अपनी बातों में बयान कर दिया, अगर वो कुछ सुनने वाला एक दफ़ा सुन लेगा तो यकीनन उसके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। फिर भी लास्टली कोई 2-3 4 जुमले आप इनको कहना चाहें? जी, देखिए मैं ये मेरे ज़हन में एक रूमी की एक बात आई है कि उन्होंने कहा था कि मोहब्बत जो है ना, 2 लोगों के दरमियान एक पुल की तरह होती है। तो पुल किस शक्ल का है, कैसा है, इट डज़न्ट मैटर। मसला ये है कि भई देखना ये है कि आप उसे तख्लीक किस तरह करते हैं। और इस तख्लीक करने के लिए उसकी बुनियाद का सही होना ज़रूरी है, और उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद जो है ना, सही मज़बूत बुनियाद क्या है, और ये कि ये पुल आपको गिरने से बचा भी लेगा या बस आपको गिरा देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बुनियाद ये है कि सेल्फ लव है। और सेल्फ लव कहाँ से आता है? सेल्फ लव को हमेशा जो है कुछ लोग जो है पॉजिटिव भी लेते हैं, कुछ नेगेटिव भी लेते हैं, बट मैं उस सेल्फ लव की बात कर रही हूँ जो आपकी सेल्फ डिस्कवरी से आता है। यानी कि आपका ये पता, आपको ये पता हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, लोग आपको कैसे जानते हैं, किस प्रोफ़ेशन से, ये सेल्फ डिस्कवरी नहीं है।
सेल्फ डिस्कवरी है, आपकी नीड्स क्या हैं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी विज़न क्या है, आपको कौन-सी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल हैं, आपका मिशन क्या है, कौन-सी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, आपका विज़न क्या है। और फिर ये कि आप उसके लिए किस तरह से काम करते हैं, आपके अपने पर्सनल साइकोलॉजी क्या है, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, आपके बिहेवियर के इश्यूज़ क्या हैं, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस कब आती हैं, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपकी फिज़िकल हेल्थ जो है वो कैसी है, अपने बारे में एवरीथिंग जो है ना उस पे आप ज़रूर जानें कि आपको कहाँ-कहाँ काम करने की ज़रूरत है। जब आप मतलब कि इनफ़रादी तौर पे अपने बारे में जान लेते हैं कि भई ये चीज़ें जो हैं मेरी ये शख्सियत है, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को डिस्कवर किया है और आपका असल में जो पर्पस और विज़न और मिशन है शादी के वक़्त इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखें कि इसकी ग्रोथ भी जो है वो साथ में ज़रूरी है। देन आप किसी को मतलब कि सिलेक्ट करें कि हाँ, देन इट्स ओके। ज़बरदस्त। पहला जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपके ज़बरदस्त वंडरफुल इनसाइट का बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारी व्यूअर्स ने भी आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी इनसाइट से चीज़ें सीखी होंगी, एन्जॉय किया होगा। व्यूअर्स हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा मिलते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।